जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। गाइस, हम जो आपसे परिचर्चा कर रहे हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर। दृष्टि आईएएस की जो करंट अफेयर आधारित मैगजीन टेस्ट है, जो आपका मैगजीन टेस्ट है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये खासकर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को टारगेट करके टेस्ट सीरीज है। इन सब के अलावा यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए जो प्रीलिम्स की परीक्षा 25 मई 2025 को होने वाली है। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज आपके लिए निःशुल्क में प्रोवाइड करा रहा है। यदि आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा बच्चे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ में शेयर आवश्यक रूप से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में और कितना काम करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, हम दृष्टि आईएएस करंट अफेयर की जो जुलाई मैगजीन है, ये इसका पार्ट नंबर 3 है और लास्ट है, जिसमें हम आपसे पार्ट नंबर 3 में पूर्ण रूप से दृष्टि आईएएस का ये जो टेस्ट नंबर 2 है, आपको बता दूं ये टेस्ट नंबर 2 है। इन हम पहला टेस्ट आपसे चर्चा का बिंदु बना चुके हैं। अब तक एजुकेशन बायर आपको दृष्टि आईएएस के लगभग 8 टेस्ट उपलब्ध करा दिया गया है, और इन सब के अलावा विजन आईएएस के 2। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इसके बाद में, जो आपका कल की क्लास होगी, वो हम कोशिश करेंगे कि सीसैट पर हम टेस्ट लें, ठीक है, जिस पे हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और कई चीज़ें। वहीं स्टूडेंट्स का कई कमेंट्स आता है कि सर एक क्लास में आप लीजिएगा। मैं कहता हूँ बच्चे देखिए, एक क्लास में लेना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स प्रथम बार अपना अटैम्प्ट देंगे, मैं आपको बता दूं अभी तक या फिर उन्होंने नहीं दिया है या 2025-26 में देंगे, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर एक कॉलम आपको मिलता है जिसमें आपको अनुक्रमांक भरना होता है। जो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होती है बच्चे, उसमें 2 आपके पेपर होते हैं, जिसमें जीएस पेपर नंबर 1 और 2। पहले में होता है जीएस, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। इन सब के अलावा करंट अफेयर, साथ ही साथ जो सीसैट होता है उसमें भी आप देखोगे मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंसिव से वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पर बच्चे आपको बता दें कि इसमें जो दंड का प्रोविजन रखा गया है 1/3। अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन गलत होता है, अपनी गलत अटैम्प्ट किया है, तो 1/3 आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स, ठीक है, इस पीडीएफ को अगर पाना चाहता है, ठीक है, पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे के रखा है, उसको जाएंगे और वहाँ विजिट करेंगे, और वहाँ से जा करके वो ओपन हो जाएगा, और जा करके टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली कोई क्वेश्चन है आपका तो आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज, ठीक है, इसके नाम से आईडी है, और सेम यही आपको डीपी लग रही है जो आपकी यूट्यूब पर लग रही है, ठीक है। वहाँ पर भी आप सेम आपको इंस्टा पर भी मिलेगी, ठीक है, और टेलीग्राम पर भी मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे, ठीक है। चलिए, तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन लिया था, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा लिया था, आइए, क्वेश्चन था आपका 52 नंबर पर मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इस क्लासेस में हम 53 नंबर से स्टार्ट करेंगे और पूर्ण रूप से इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आइए एक एक करके बात करेंगे। आपको क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में विजुअल करवा दिया जाएगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। बीच बीच में मैं आपको रिकमेंड भी करता हूं कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन को क्या करें, पढ़ें, और टर्मोलॉजी को आवश्यक रूप से देखें। इस सीरीज के पश्चात जैसे ही ये टेस्ट सीरीज आपकी समाप्त होगी, तो एजुकेशन बायर आपके लिए जनवरी में करंट अफेयर लेकर के आएगा, जो कि पूरे साल का होगा। और इन सब के अलावा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देखोगे 2013 से, कब से, 2013 से 2024 तक। और इसमें न केवल हम जीएस पेपर नंबर 1, मतलब कि आप देखोगे प्रीलिम्स, इसके साथ साथ सीसैट के पेपर भी मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा। तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, निःशुल्क में सारी चीज़ें आपको एजुकेशन बायर आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। मैं इतने पेन पेंसिल को सेट कर लेता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन है आपका 53, इस क्लास का पहला क्वेश्चन। इंटरपोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरपोल से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। नंबर 2, भारत इसकी स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है। नंबर 3, भारत की
CVI अकादमी को इंटरपोल वैश्विक अकादमी नेटवर्क में आप देखोगे सम्मिलित किया गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, मतलब कि ये पैर वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और यूपीएससी का एक नया आप देखोगे इनोवेशन है जिसमें कि आपसे कथन कारण पे क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर पेयर पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं आपको बता दूं जो बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चे इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से, ठीक है, कितने सही है, इनमें से तीनों में से केवल एक ठीक है या फिर 2 ठीक है इनमें से या फिर तीनों ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल एक के भी आप इसको कहो पहले ही ठीक है, ठीक है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, आप देखोगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपसे ये अपेक्षाएं करता हूं कि आपने ऑलरेडी जो मैगजीन है, ठीक है, तो आपने वो मैगजीन आवश्यक रूप से पढ़ी है जुलाई की, ठीक है, या फिर आपने करंट अफेयर तो पढ़ा ही है, ठीक है। तो वो आपके करंट अफेयर को ये टेस्ट करने का एक टेस्ट है और इस पर आप टेस्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा मुझे लगता है आपको कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। देखो जिसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य नहीं रहा है बल्कि इस बाद में इसमें शामिल हुआ है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय देशों द्वारा आयोजित उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन, देखो उत्तरी सागर का मतलब यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटर है, तो यहाँ की बात कर रहे हैं, ये उत्तरी सागर मतलब कि आर्कटिक रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आर्कटिक रीजन की बात कर रहे हैं बच्चे। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि इससे संबंधित एक सम्मेलन हुआ था यूरोपीय देशों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना, बी आतंकवाद निरोध, सी शरणार्थी समस्या और डी जलवायु परिवर्तन। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना। देखिए खास तौर पर बच्चे हो क्या रहा है, आजकल आप देखोगे क्लाइमेट और एनर्जी को लेकर के ये मुद्दा बन रहा है। अब ये यूरोपीय देशों ने क्यों यहाँ पर आप देखोगे ऊर्जा की क्षमताओं को वृद्धि करने का प्रयास किया, क्योंकि लगातार आप देखोगे रसिया वर्सेस यूक्रेन ये लगातार चल रहा है। आप देखिए 2022 से स्टार्ट हुआ और 2024 समाप्त होगी, मतलब कि इसको 2 से 2.5 वर्ष के आसपास इसको होने वाला है, ठीक है। आप देखोगे 2 वर्ष इसको हो चुके हैं इस युद्ध को। तो अब क्योंकि रसिया के ऊपर ही जो नॉर्डिक पाइपलाइन थी आपकी गैस पाइपलाइन वो रसिया से आती थी, ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया उसने उसकी सप्लाई को रोक दिया है। और यूरोप में गैस की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो अपने हाउस को गर्म रखते हैं, उससे वर्न हीट रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऊर्जा की दक्षताओं को वृद्धि करने का प्रयास किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन को समझना है जरा देखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहे हैं 55 नंबर की अंतरराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला यह है शिपिंग विनियमन एवं जहाजों से उत्सर्जित प्रदूषण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक इकाई है। नंबर 2 इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नंबर 3 हाल ही में भारत को इसकी परिषद में 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे आप देखोगे इसमें अगर एलिमेंट मेथड से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप देखोगे इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में नहीं है, पहली बात, ठीक है, ये अमेरिका में है। तो आप देखोगे अमेरिका के आई थिंक वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ 2 है उसको कट कर देंगे, आंसर बी और डी नहीं होगा। वहीं तीसरा भी गलत है कि भारत को इसको 5 वर्ष के लिए निर्वाचित नहीं किया गया, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें तीसरा भी गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका 56। देखिए क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है समाचारों में रही ओपन स्काई संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपन स्काई संधि, अब ऐसे कई बार यूपीएससी भी आपसे क्या करता है क्वेश्चन पूछता है। 2 स्टेटमेंट है। पहला इसके अंतर्गत सदस्य देशों को एक दूसरे की सीमा में सैन्य निगरानी का अधिकार प्राप्त है। अब ये क्यों रखा गया है ओपन जो आपकी स्काई संधि है, क्योंकि यूरोप और उसके साथ साथ जो रशिया वाला रीजन है आजकल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है यूक्रेन के साथ में, तो वहां पर अपनी बॉर्डर की सुरक्षा को और तैनात करने के लिए इसको जारी किया गया है। दूसरा कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस इस संधि में सक्रिय सदस्य हैं। आइए देखते हैं आपसे पूछा क्या रहा है।
पूछ रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए आइए एक एक स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो प्यारे बच्चे आप देखोगे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि रसिया के साथ में जो यूक्रेन की अभी लगातार आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और समापन का कोई उसका दूरदृष्टिकोण नहीं दिखाई दे रहा है। इन सब के अलावा आप देखोगे यूरोप के कई देशों ने क्या कर दिया है, रसिया के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल आउटडोर कर लिया है। और इन सब के अलावा साथ ही साथ आप ये भी देखोगे अपने बॉर्डर पर सुरक्षा को तैनात करने का उन्होंने इरादा रखा है और ड्रोन को लेकर के वहां पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, जबकि रूस इसमें सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहा है। तो यूरोप में एक खास तौर पर है ओपन स्काई संधि, ठीक है। और इसमें क्या है, ड्रोन के माध्यम से अपनी बॉर्डर क्या होगी, सीमा के निगरानी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट होगा वो सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 57। आइए एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत एवं श्रीलंका के समसामयिक आर्थिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने देखा होगा किस तरीके से चाइना ने जो आपका श्रीलंका है वहाँ पर जो क्राइसिस हुआ, वहाँ की सरकारें गिरी 2022-23 के वो दृश्य आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के भारत के कुछ ऐसे सहयोग और आर्थिक कुछ गठबंधन रहे हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, भारत ने श्रीलंका के वित्त पोषण एवं ऋण पुनर्गठन हेतु अपना समर्थन पत्र दिया है। नंबर 2 में कह रहे हैं कि भारतीय कंपनियों द्वारा श्रीलंका में नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं 3 में कह रहे हैं कि श्रीलंका द्वारा भारत की यूपीआई सेवा को समर्थन प्रदान किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा बच्चे। देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, मतलब कि भारत ने श्रीलंका के वित्त पोषण को ऋण पुनर्गठन, मतलब कि आप देखोगे यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो आपका श्रीलंका है बच्चे उसमें क्या है, भारत चाहता है कि जिस तरीके से चाइना का प्रभुत्व उन देशों में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, काउंटर करना है, उसको रोकना है। तो इनके लिए भारत ने क्या किया है, ताकि जो श्रीलंका है उसकी वित्त पोषण निर्भरता चाइना पर ना होकर के हमारे साथ बैलेंस बना रहे। तो पहला एकदम ठीक है। दूसरा भी ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्योंकि चाइना लगातार एक्टिव होता चला जा रहा है इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर नवीकरण ऊर्जा इन सब के विकास के लिए भारत वहाँ पर परियोजनाएं चला रहा है। साथ ही साथ श्रीलंका के साथ में हमने यूपीआई सेवा के समर्थन को भी प्रदान करने का प्रयास किया है। तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। पहला, भारत को OIML मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 2, विधि मंत्रालय भारत में लीगल मेट्रोलॉजी हेतु नोडल एजेंसी है, मतलब कि क्या वित्त मंत्रालय इस चीज को देखता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे आप देखोगे इसमें अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो ये कह रहे हैं विधि मंत्रालय, मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर है, जो लॉ मिनिस्टर है, क्या वो आप देखोगे मंत्रालय खासतौर पर लीगल मेट्रोलॉजी हेतु एक नोडल एजेंसी है। तो आप कहोगे नहीं सर ये नहीं है। पहला वाला एकदम ठीक है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार भी भारत को दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे सही पूछा जा रहा है तो दूसरा गलत है और पहला सही, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर तो दिया ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बच्चे, ये आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए। अब देखो 5 स्टेटमेंट है। पहला, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त, जैविक एवं रासायनिक हथियार और 5वां है मादक पदार्थ नियंत्रण। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कितने मुद्दे ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 और डी सभी 5। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें।
आई होप आपने इसका राइट आंसर देखो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। अब जो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा आज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे पहला आता है खाद्य सुरक्षा का मुद्दा। वहीं पर आप देखोगे जैविक रसायन, हथियार और मादक पदार्थ का मुद्दा भी है। ठीक है, हालांकि खाद नहीं है, इसमें ऊर्जा का मुद्दा आ रहा है। तो नहीं, ऊर्जा भी नहीं है बच्चे। इसमें आप देखोगे ये तीन बड़े विषय हैं। आप देखोगे वित्त का है और जैविक जो रासायनिक हथियार वाला है एक ये है। इनके साथ साथ आपका पांचवा है कि मादक नहीं। तो यहाँ पर तीन इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 60 नंबर, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर समान है। मतलब कि इनमें पूछा जा रहा है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, हेलो क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। देखिए बच्चे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर समान है। मतलब कि एकदम इक्वल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए स्थापना वर्ष, मतलब कि दोनों इक्वल कब है, क्या इसकी स्थापना एक सम वर्ष में हुई, बी मुख्यालय एक जगह है, विषय वस्तु समान है, या फिर वित्त पोषण। बताइएगा, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर बताइएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये है बच्चे, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और कमेंट्स क्या करना है, कमेंट्स ये करना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य हैं, पहले तो आपको ये देना है। दूसरा आपको ये भी बताना है कि इसका मुख्यालय है कहाँ। ठीक है, ये भी आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा कठिन है। गूगल नहीं करना है आपको, गलत आता है गलत बताइएगा, सही आता है गूगल नहीं करना है बट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 61 नंबर, और ये कह रहे हैं कि कथन कारण के बारे में। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जो कथन पहला है वो क्या कह रहा है और कथन दूसरा क्या कह रहा है, आइए एक एक करके बात करेंगे। देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये लगातार यूपीएससी क्या कर रही है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ आप देखोगे, मतलब भीड़ का कहने का तात्पर्य है कि इतना सारा फॉर्म डलता है और कुछ ही वैकेंसी आती है, लगभग 800-900, ठीक है, 1000 के समथिंग, और उसमें लगभग आप देखोगे 7 से 8 लाख बच्चे। तो उनको कैसे बाहर निकाला जाए, प्रीलिम्स परीक्षा यही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बीच बीच में हम करते रहेंगे। बट आप देखोगे यहाँ पर जो पूछ रहा है कथन पहला और कथन दो, पहले में क्या कह रहे हैं, भारत ने चीन द्वारा प्रारंभ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से स्वयं को अलग कर दिया है। क्या जो VRI स्कीम है, मतलब कि जो इसकी पॉलिसी है, वन सेकेंड, जो चाइना की VRI पॉलिसी है, जिसके तहत आप देखोगे अपने नव साम्राज्यवादी विस्तार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, तो क्या उससे भारत ने खुद को अलग कर लिया है। कथन कह रहे हैं दूसरा कारण कि भारत POK के माध्यम से सिनजियांग एवं ग्वादर के बीच गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध करता है। मतलब कि जो आप देखोगे जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर उन्होंने बनाया है, ठीक है, ऊपर POK में, क्या उसका भारत विरोधी है या फिर उसका समर्थन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इट्स क्लियर है नो। देखिएगा अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब कि ऑप्शन ए में कह रहे हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कि कथन पहला सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। डी कहता है कथन पहला गलत है और कथन दूसरा सही है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है बच्चे ये एकदम करेक्ट है। मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट है, भारत ने क्या किया है, इसका विरोध आप देखोगे क्या है, अपने को स्वयं को अलग कर लिया है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब क्वाड बनाया गया, देखो एक ग्रुप बनाया हुआ है क्वाड, एक क्वाड ग्रुप बनाया गया जिसको बोलते हैं, इसमें आपका USA है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। वहीं पर एक और बना है स्क्वाड। क्या बना है? स्क्वाड। एक और ग्रुप बना है स्क्वाड। अब स्क्वाड में क्या है, भारत को निकाल दीजिए, इसमें क्या है, फिलीपींस है, ठीक है, बाकी के सब है USA है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और फिलीपींस है, ठीक है, यहां पर भारत नहीं। तो इन सबका जो मूलभूत सिद्धांत है, इसका सबका क्या सिद्धांत है कि हम क्या करेंगे, चाइना को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे, ठीक है। जैसे साउथ चाइना सी में लगातार आप देखोगे
ठीक है, पैरासल आइलैंड। और अभी हाल ही में ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से फिलीपींस के उन्होंने जो चाइना के नेवी है उसने कैसे उनकी नेवी पर आक्रमण किया, उनकी बोट पर आक्रमण किया। ठीक है, ये साउथ चाइना सी में जो आप देखोगे दिख रहा है। तो बढ़ता हुआ जो BRI के तहत चाइना का रुख है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और जापान लगातार आप देखोगे तत्पर काम कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने आप देखोगे POK के माध्यम से जो सिंजियांग और ग्वादर के बीच में जो गुजरने वाला चीन पाकिस्तान, ठीक है, जो आर्थिक गलियारा है उसका विरोध किया है, क्योंकि वो हमारे सर पे से है और खासतौर पर उसमें उस बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र पर उन्होंने उस पर अपना कब्जा विस्तारित किया है। तो इसका आप देखोगे कथन पहला और कथन दूसरा सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। देखो अभी मैंने क्या हुआ था, अभी मैंने आज ही, ठीक है, कल मैंने आपसे क्या किया था कि डिस्कस किया था एक मुद्दा कि सीरिया को लेकर के, ठीक है, और वहीं पर मैंने आपसे जॉर्डन का मुद्दा भी आपसे डिस्कस किया और इन सब के अलावा इजराइल का मुद्दा आपसे डिस्कस किया, उसके मैपिंग वाले। तो हमास के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया जो कि इजराइल में एक्टिव है, वही गाजा स्ट्रिप जिस पे आपने कई बार चीज़ें पढ़ी होंगी। चलिए आइए देखते हैं क्या है मुद्दा। हमास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो दो स्टेटमेंट है। पहला, इसकी स्थापना मिस्र के मुस्लिम आप देखोगे ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में हुई थी, ब्रदरहुड की, ठीक है। नंबर 2 कह रहे हैं यह इजराइल के कब्जे वाले गाजा पट्टी क्षेत्र की स्वतंत्रता हेतु संघर्ष है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो पहला जो स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये वास्तव में आप देखोगे यह मिस्र के मुस्लिम जो ब्रदरहुड है उसकी एक शाखा के रूप में निकल कर गया। पहली बात एकदम सही है, परंतु यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत आपको नजर आ रहा है। आप देखोगे जो गाजा स्ट्रिप वाला क्षेत्र है उस पर तो स्वतंत्र रूप से पहला इसका आप देखोगे कब्जा है हमास का, परंतु और यही राफा बॉर्डर यहीं से लगता है जो कि आपके इजिप्ट के साथ में बच्चे, ठीक है। आप देखोगे ये वेस्ट बैंक के साथ साथ जो आपका गोलन हाई का क्षेत्र है और पूर्ण रूप से जो वहाँ की मस्जिद है, ठीक है, और वहाँ के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी पूरे संपूर्ण क्षेत्र पर अपने कब्जे की बात ये करता है। तो फिलिस्तीन का एक मुद्दा आज बनता चला जा रहा है और लगातार इसको भी समथिंग एक वर्ष से ज़्यादा होने वाला है, तो ये भी एक मुद्दा है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 63। ये कह रहे हैं हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी पहल प्रारंभ करने की घोषणा की है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी लगातार जैसे कोई आप देखोगे रिपोर्ट पूछ लेता है और कई ऐसे इनिशिएटिव जो पहल होती हैं उनको पूछ लेता है। तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व आर्थिक मंच और डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी आप देखोगे यहाँ पर अगर जेंडर की बात होगी, ध्यान रखना, तो उस पर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम खासतौर पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका 64। ये कह रहे हैं निम्नलिखित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। अब कुछ रिपोर्ट देके रखी है, मैंने आपको बताया था कई बार, मैं बीच बीच में आपसे कहता रहता हूँ कि रिपोर्ट पर आप लगातार क्या करते रहें, चर्चा करते रहें, रिपोर्ट पर मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। अगर मैं आपको सारी रिपोर्टें एक फेरे में करवा दूँ तो मुझे लगता है कि 10 रिपोर्टों के बाद में आपका जो माइंड है वो काम करना बंद कर देगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि एक साथ नहीं बच्चे, एक साथ ज़्यादा खाने से हमारा जो आप देखोगे डाइजेस्ट सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। जबकि आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए और उसको मल्टीपल टाइम जुगाली करना चाहिए। इसको जुगाली पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अगर आप जिसको खा रहे हैं, खाने का स्टूडेंट्स विद्यार्थी मतलब कि एजुकेटेड जो कंज्यूम कर रहा है, जो पढ़ रहे हैं, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन अपने व्यवहार में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने नेचर में उसको उतारने का प्रयास करें, तो लंबे समय तक आप देखोगे चीज़ें रहती हैं। तो वैसे रिपोर्ट है, इंडेक्स हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, इनको थोड़ा सा लिख विक के ऐसे याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कुछ रिपोर्टों के बारे में पूछा है और पूछ रहे हैं कि उपयुक्त में से कितनी रिपोर्टें विश्व आर्थिक मंच मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, दूसरा है वैश्विक लिंग अंतराल, ये तो अभी बताया था, तीसरा है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और चौथा है आपका वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन और डी सभी चार। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच, इसका यहीं पर क्या करना है आपको, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। चलिए इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या है
यहाँ पर देखे रखा है बच्चे विश्व आर्थिक मंच, मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो फोरम है उसकी बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये चारों रिपोर्टें क्या करता है, जारी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो अब विश्व आर्थिक मंच से जो भी रिपोर्ट आएगी आप बता दोगे कि सर ये ऊर्जा संक्रमण की बात करता है, ये वैश्विक लैंगिक अंतराल की बात करता है, ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की बात करता है, और वैश्विक पर्यावरण की, ये खासतौर पर्यटन जिसको टूरिज्म बोलते हैं, ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड स्तर की बात करता है, और वैश्विक लैंगिक हुआ, जोखिम हुआ, ठीक है, और यात्रा पर्यटन हुआ, और ऊर्जा संक्रमण की बात करता है। तो अब इन्वायरमेंट का दौर है और उसके साथ साथ ग्लोबल, ठीक है, वार्मिंग का, तो यहाँ पर ऊर्जा के क्राइसिस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये भी इसकी रिपोर्ट लगातार चर्चाओं में आती है। और महिलाओं के हित की बात तो ये लगातार कंटिन्यूअसली रिपोर्ट जारी करता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 65। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक बेसिक अंडरस्टैंड पर क्वेश्चन पूछा गया है। और क्यों पूछा गया है, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है बच्चे कि आप अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप समझिएगा कि ये प्रायोरिटी कहाँ पर जा रही है, इंडियन ओशन पर, और ये चाइना को ध्यान में रखते हुए, और लगातार दुनिया की जो निगाहें हैं वो इंडियन ओशन पर हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना लगातार उधर से एक्टिव हो रहा है। तो हर एक कंट्री को आजकल आप देखोगे चुनौती का सामना करना पड़ा है, और चाइना के दृष्टिकोण से देखते हुए आप देखोगे चाइना के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मतलब कि प्रॉफिट वाला रीजन बन रहा है, और यहाँ से भारत को ये एक तरीके से काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, और इसीलिए अमेरिका, दुनिया भर की वैश्विक शक्तियाँ, महाशक्तियाँ इस क्षेत्र में निगाहें जमाई हुई हैं। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसमें आप देखोगे इस हिंद महासागर के साथ में जितने भी देश सीमा लगाते हैं, ठीक है, जो चारों तरफ देश हैं, वो इसके अंदर क्या है, भागीदार हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट है। तो उनकी सुरक्षा और सारी चीज़ों की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1995 में भी की गई। 2, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 53 है। और बी में तीसरे में कह रहे हैं कि इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। मॉरिशस इसी में, ठीक है, इंडियन ओशन में अवस्थित एक देश है। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा बच्चे। 65 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो बच्चे, मैं कहता हूँ कि जब भी आपको डेट और कोई डेटा दे दे या तारीख दे दे तो थोड़े से मतलब कि सेंसिटिव हो जाइएगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन है चाहे टेस्ट में हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कह रहे हैं कि सर दूसरा वाला आप देखोगे गलत है। इनके सदस्यों की संख्या 53 नहीं है बल्कि 53 से ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसका सचिवालय मॉरिशस में ही अवस्थित है। तो पहला और तीसरा इसमें ठीक हो जाएगा, दूसरा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका 66 मतलब कि 66 नंबर। क्या पूछ रहे हैं, समाचारों में प्रयोग में किया जाने वाला। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो अब यूपीएससी क्या करेगा, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी क्या करेगा, यहीं से इस वर्ड को उठा लेगा। मान लो अब इस टेस्ट से नहीं, इसी वर्ड को उठा लेगा अगर उसने सोचा तो क्या करेगा, हाल ही में चर्चाओं में रहा या हाल ही में समाचारों में देखा गया सांगरी ला, ठीक है, सांगरीला निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। अब ये वर्ड ऐसे हैं, कई बार आप देखोगे जो मेडिवल हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कुछ टर्मोलॉजी रख लेता है और वहीं से हिस्ट्री का क्वेश्चन बना देता है। तो देखो सांगरीला किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यूरोप का एक शहर, बी सिंगापुर का एक द्वीपीय क्षेत्र, और सी वैश्विक शांति वार्ता, और डी इंडोनेशिया का एक शांत ज्वालामुखी पर्वत। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो यहाँ पर जो सांगरीला है, आपको मैं बता दूं कि ये वैश्विक स्तर पर एक शांति वार्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ये समाचारों में कुछ रहे हैं, तो आपने आई होप ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने आवश्यक रूप से इनको पढ़ा तो होगा ही। इम्फाल, देखो सॉरी, कफाला प्राणी। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा एक टर्मोलॉजी से है। कफाला प्राणी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, यह कम वेतन वाले अप्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। नंबर 2, इस प्रणाली की स्थापना खाड़ी देशों में श्रमिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका कफाला प्रणाली है ये खास तौर पर जो अप्रवासी श्रमिक होते हैं उनसे इसको बनाया गया है ताकि उनके हितों की रक्षा को आप देखोगे आगे बढ़ा सके, उनके हितों की रक्षा कर सके।
स्टूडेंट्स आज देखोगे ये वैश्विक स्तर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो श्रमिक जाते हैं एक देश से दूसरे देश में एक अधिक मुद्राएं कहीं ना कहीं पाने के लिए या फिर वेतन पाने के लिए, वहाँ पर रोजगार सर्विस सेवा देने के लिए, तो उनका भी वहाँ पर शोषण किया जाता हुआ आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी। मैं तो देखता रहता हूँ मल्टीपल टाइम, जो ग्लोबल स्तर पर होता रहता है, क्योंकि भाई एज ए टीचर होने के नाते मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मुझे थोड़ा जागरूक रहना चाहिए और थोड़ा सा सेंसिटिव माइंड से देखना चाहिए। तो ये खास तौर पर कफाला प्राणी इसी से संबंधित है। मैं आपको बता दूं ये ना केवल खाड़ी देशों पे बल्कि आप देखोगे विश्व स्तर पर ये इस चीज़ को देखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा गलत है और पहला इसमें सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 68। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें ही दे के रखा है स्टेटमेंट में, आइए फिर भी मैं पूछूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी सबकी क्या है, पन्ने आप देखोगे इतिहास में दबे हुए हैं। इतिहास में आपको ये पन्ने देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ से ये चीज़ें निकल के आ जाती हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ता है वहाँ से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो पहला स्टेटमेंट है कि इसकी स्थापना LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पर की गई। नंबर 2 में कह रहे हैं वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष 9 जनवरी को किया जाता है। नंबर 3 में कह रहे हैं कि प्रथम प्रवासी दिवस सम्मेलन ये क्या हुआ था, 2003 में किया गया था। अब पूछ रहे हैं कितने सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे आप देखोगे प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा, वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है। बताइएगा राइट आंसर क्या है। 1 सेकेंड, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और देखो मैं आपको बता दूं, जितना आप सोचोगे तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं। बताइएगा राइट आंसर क्या है। मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा नेट का है तो यहाँ पर थोड़ा सा नेट का है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा नेट का इशू हो रहा है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे आपने दिया होगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और जो पूछा जा रहा है आपसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन देने का आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करते चलिएगा। आइए क्वेश्चन आपका निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क है। नंबर 2, खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन है। और तीसरे में आपसे कह रहे हैं मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। हाल ही में उपयुक्त में से कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन भारत एवं बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना के रूप में किया गया। जब आप देखोगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी तो उस समय ये परियोजनाएं की गई थी, लेकिन अब हाल ही में स्थिति आपने देख ही रखी है कि इस तरीके की बांग्लादेश की स्थिति आज वर्तमान में आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा। 69 का राइट आंसर देखिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो जब शेख हसीना का भारत दौरा हुआ था तो उस समय आप देखोगे भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ में कुछ ऐसी वार्ताएं हुई थी और वहाँ पर, ठीक है, ये ट्रेडरी की गई और इस संपर्क को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया गया। तो पहला इसमें ठीक है, अखोरा अगरतला जो क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क है इसको बढ़ावा दिया गया, और खुल्ला मोगला बंदरगाह रेल लाइन को इसको भी बढ़ावा दिया गया, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों बातें यहाँ पर आप देखोगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास आप कर दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। अब देखो एक तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि सर पूर्वी एशिया, ठीक है, SCO वाला भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कई है जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपसे पूछा गया। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारत इसके संस्थापक सदस्य देशों में सम्मिलित है। नंबर 2, भारत द्वारा इसके अंतर्गत हिंद प्रशांत महासागर पहल की शुरुआत की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी
केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट कदापि एकदम सत्य है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारत बिल्कुल जो पूर्वी शिखर सम्मेलन किया गया था, एशिया शिखर सम्मेलन, तो भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक शामिल है। इन सब के अलावा आप देखोगे भारत द्वारा इसके अंतर्गत हिंद प्रशांत महासागर पहल को भी शुरुआत किया गया, ताकि विश्व की निगाहें उस तरफ टिकें और विश्व को वो चीज़ें आप देखोगे देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर दोनों बातें ठीक हो जाएंगी, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे सी, एक और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु चर्चा में रहने वाले ग्रुप मतलब कि G4 में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। अब G4 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपसे कहूंगा कि देखिए यहाँ पर तो G4 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये बात भी पूछी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चे, एक आपको होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क ये है कि आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कमेंट्स करना है और बताना है G20 में जो आपके मेंबर देश हैं वो कितने हैं, एक तो आपको ये बताना है, ठीक है, जो मेंबर हैं G20 में, और इन सब के अलावा G7 जो सदस्य देश हैं वह भी आपको बताना है, ठीक है। ये आपको दो, और इनका क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। वन सेकेंड, आपको क्या करना है बच्चे, इनका कमेंट्स करना है, ठीक है। G20 में कितने मेंबर हैं और कौन कौन से हैं ये बताना है, कौन कौन से देश हैं ये बताना है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा और जिस बच्चे ने गलत बताया तो मैं, बहुत दुख की बात है अगर आपको नहीं पता है। G7 में कितने सदस्य देश हैं वो भी आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट्स करेंगे। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो G4 पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे आपका G20 है, G7 है, ठीक है, वैसे ही एक आप देखोगे एक शिखर सम्मेलन है या एक ग्रुप है, आप देखोगे जैसे क्वाड है आपका, क्वास है, उसी तरीके से G4 भी है आपका, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल नेट इशू है, मैं कह रहा था ना कि थोड़ा सा टेक्निकल नेट इशू है। तो देखो अगर हम देखें G4 है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है, जल्दी हो भाई, क्या सिलेक्ट कर रहा है। देखो अब ये कह रहे हैं ना कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ पर भारत इसका सदस्य देश है, जर्मनी इसका शामिल है और जापान इसमें शामिल है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो इसमें खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं है। दक्षिण अफ्रीका किस में शामिल है, ब्रिक्स में शामिल है, ठीक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका। अब तो ब्रिक्स प्लस हो गया, ठीक है, जो आप देखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए G77 क्वेश्चन पूछ लिया, बड़े ये अच्छे क्वेश्चन ये बना दिए इन्होंने, और मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि पता चल रहा है कि आप G20 पढ़ के चले गए और ये G77 नहीं पढ़े, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको क्या होंगी, कठिनाई देखने के लिए मिल सकती है कि कहाँ से क्वेश्चन आया और क्यों आया। ग्लोबल साउथ के संदर्भ में देखो बच्चे, ग्लोबल साउथ कोई ऐसी अवधारणा नहीं है, ये आप देखोगे जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी एक अवधारणा है। जैसे ग्लोबल साउथ का मतलब है कि ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री है, इससे जो दक्षिण के देश हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। अब ये ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं है दक्षिण, इसमें आप देखोगे जो विकासशील देश हैं और अल्प विकसित देश हैं, ये उनकी अवधारणाओं को व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए तो उसके बारे में ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इट्स क्लियर है नो। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला है, यह है पूर्णतः, समझना ये कठोर वर्ड है, पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित विकासशील देशों का समूह है जो कि विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने हेतु प्रयासरत है। नंबर 2, G77 ग्लोबल साउथ के देशों का संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और विकास के मुद्दों पर प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, और सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो बच्चे दिया क्या है, अगर आप देखोगे पहले स्टेटमेंट की बात कर लो तो पहला स्टेटमेंट कदापि सही नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं कि गोलार्ध में जो भी दक्षिण अवस्थित देश हैं, जितने भी दक्षिण के देश हैं वो इसके सदस्य होंगे, ऐसा नहीं है। खासतौर पर वो देश हैं जिसमें अल्प विकसित हैं, ठीक है, अंडर डेवलप, और आप देखोगे डेवलपिंग कंट्री इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो पहला गलत है। दूसरा एकदम सही है कि G77 ग्लोबल साउथ देशों की संयुक्त राष्ट्र पर आर्थिक विकास के मुद्दों पर उसका प्रतिनिधित्व करता है, उनके हकों की बात को, ठीक है, उनकी जो जो समस्याएं हैं उनको आगे लाने का प्रयास करता है। तो आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला तो है नहीं, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है, आइए। हाल ही में भारत ने GEF 414 जेट इंजन बनाने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? अब बताइएगा, ये अभी हाल ही में क्या हुआ था, भारतीय प्रधानमंत्री गए हुए थे, उस समय अमेरिका में इलेक्शन नहीं हुए थे, तो उसी समय में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो बाइडन थे, अब तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक है, तो जो बाइडन के साथ में ये बैठक हुई थी और कई ऐसी टेक्नोलॉजी को आप देखोगे समर्थन के रूप में दिया गया था, तो उसी में से जेट इंजन बनाने हेतु एक देश के साथ समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर ए रूस, बी अमेरिका और सी फ्रांस और डी इजराइल। तो इसका आंसर तो वैसे मैंने डिस्कस कर दिया है, परंतु इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 73। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। अभी ये चर्चाओं में रहा था, जब आप देखोगे G20 सम्मेलन हुआ था UAE में। ठीक है, तो वहां पर ये चर्चाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, G20 नहीं था, सॉरी UNFC की जो आप देखोगे बैठक हुई थी उसमें थे ये। ठीक है, UNFCCC। ठीक है, जब वैश्विक स्तर पर जो आपकी होती कोप, ठीक है, तो वहां पर ये पूछा गया था। कोप 28 हुई थी या 29 हुई थी। ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है यह जैव ईंधन उपयोग के महत्व को स्थापित करने हेतु भारत के नेतृत्व में एक पहल है। क्या इसका नेतृत्व भारत के द्वारा किया गया है? नंबर 2, भारत के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका इसके संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए एक एक करके बात करते हैं। प्यारे बच्चे, अगर हम देखें भारत के साथ साथ ये कह रहे हैं कि श्रीलंका नहीं महोदय, इसमें बांग्लादेश कदापि नहीं है, जबकि भारत ने आप देखोगे इसका नेतृत्व के रूप में महत्वता आगे बढ़ा के रखी थी और इसमें कई देश शामिल हैं, जिसमें आप देखोगे यूरोप के देश भी शामिल हैं और इन सब के अलावा जो पर्शियन गल्फ की कंट्री हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। खासतौर पर UAE भी इसमें शामिल हुआ है। तो जैव ईंधन गठबंधन की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा इसका विरोध किया है, वो थोड़े से दूर रहे हैं इससे, क्योंकि भाई वो डीजल पेट्रोल वगैरह इस चीज़ पर काम करते हैं और यहाँ पर हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की बात, मतलब कि जैविक जो ईंधन है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला इसमें सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 75 मतलब कि 75 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दो स्टेटमेंट है। पहला, कृषि कंदन सूचना प्रणाली मतलब कि AMIS खाद्य बाजार पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा संवर्धन हेतु एक अंतर एजेंसी मंच है। नंबर 2, पृथ्वी अवलोकन वैश्विक कृषि निगरानी समूह मतलब कि आप देखोगे GEOGLAM वैश्विक कृषि सूचना एवं बाजार पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कृषि जो आप देखोगे कंदनन सूचना प्रणाली है मतलब कि AMIS ये खाद्य बाजार पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा संवर्धन की एक अंतर एजेंसी के रूप में काम करता है। ये बात एकदम सत्य है। दूसरा भी सही है कि जो आपका GEOGLAM है ये वैश्विक कृषि सूचना बाजार और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है ताकि मोनोपोली ना हो सके। तो यहाँ पर दोनों बातें क्या हो जाएंगी बच्चे, आपकी ठीक हो जाएंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, आप देखोगे 76 नंबर की, आप देख रहे हैं यहाँ पर 76। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए 1 सेकेंड। क्वेश्चन है आपका 76 नंबर। देखिए ये कह रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कब तक 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार देखो मैंने आपसे कहा था G20 जो आपका शिखर सम्मेलन है 2023 के दौरान जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको और ज़्यादा विस्तार देने का प्रयास किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2027, बी 2030, सी 2033 और डी 2038। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसकी तरफ आज विश्व की निगाहें आप देखोगे देखने के लिए मिल रही हैं। आपको मालूम है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जो आपके गोल्स हैं प्यारे बच्चे 17,
वो कब तक रखे गए हैं, तो वो 2000 आप देखोगे 30 तक रखे गए हैं। उसी में से एक नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल कितना है, आप देखोगे ये है आपका 7, ठीक है। जो रिन्यूएबल आप देखोगे किसकी बात करता है, एनर्जी की बात करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल भी आपको याद होने चाहिए। तो कब हो रहा है ये पूरा, आप देखोगे 30 तक। अब भारत की कई चुनौतियां इसमें दिखाई दे रही हैं, विश्व की कई चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। देखिए सबने 2030 को तो रखा, ठीक है, परंतु ये लक्ष्य पूर्ण रूप से पूरे होते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है आप देखोगे 77 नंबर। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित देशों या फिर समूहों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कंट्रियों के नाम देके रखे हैं और वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे अमेरिका, दूसरे में यूरोप संघ, तीसरे में ईरान और चौथे में संयुक्त अरब अमीरात। उपयुक्त में से कौन सा ये देश या समूह भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते का या के हस्ताक्षर करता है। प्यारे बच्चों हुआ क्या है, आपको बता दें कि यहाँ पर मान लीजिए ये है ग्रीस और यहाँ पर मान लीजिए ये है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से होता हुआ एक गलियारा जा रहा है, यूरोप होता हुआ ये जाएगा और सीधा ग्रीस पहुँचने का प्रयास करेगा, क्योंकि अब भारत की पकड़ को मजबूत करना है। और VRI जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आपकी चाइना की है, ठीक है, उसको काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब क्या करना है, इसकी पकड़ को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये पेंडिंग में पहुंच चुका है। क्यों, क्योंकि यूक्रेन का जो बाहर चल रहा है, एक तो वो भी इसमें समस्या उत्पन्न कर रहा है। इन सब के अलावा अब तो देखो सीरिया का मुद्दा और उसके साथ साथ पहले से फिलिस्तीन का विवाद चर्चाओं में रह रहा है। तो बताइएगा इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहला अगर हम देखें, इसमें कह रहे हैं कि अमेरिका। प्यारे बच्चे देखो आप देखोगे अमेरिका का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं किया गया है, जबकि आप देखोगे यहाँ पर यूरोप है, ईरान है और संयुक्त अरब अमीरात है और भारत भी इसमें शामिल है। तो आप कहोगे केवल इसमें 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका का इसमें कोई इतना बड़ा रोल, भूमिका नहीं है। अमेरिका तो महोदय चल ही रहा है सबको लड़ाते और भिड़ाते। ये वो वैश्विक युग आ गया है जहां पर हथियारों का निर्माण खूब दबा करके हो रहा है। चाइना जैसे देश लगातार आप देखोगे निर्माण कर रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट कभी पढ़िएगा, आज ही पढ़िएगा, गूगल कीजिएगा सिप्री की रिपोर्ट 2023 या 24 करके, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री लगातार परमाणु हथियार बना रहा है, चाइना लगातार परमाणु हथियार बना रहा है, ठीक है। कई ऐसे देश हैं जो लगातार परमाणु हथियार बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि विश्व का कोई भविष्य का पता नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है 78, भारतीय विदेश नीति से संबंधित गुजराल सिद्धांत। ये जो गुजराल सिद्धांत है, अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने जो आपके पंच सिद्धांत अगर वो पढ़े होंगे जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है, IR में हम पढ़ते हैं इसको, तो जिसने भी IR पढ़ा होगा वो इसका आंसर बड़े अच्छे से देगा। तो गुजराल सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था, ये इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये कौन थे, एक फॉरेन मिनिस्टर थे गुजराल, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1991, B 1996 और C 1999 और D 2001। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। पर बच्चे आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार गूगल कीजिएगा और वहाँ पर, क्योंकि वही है शांति समृद्धि और कई चीज़ों को विकासात्मक लेकर के आतंकवाद को कम करना है और वैश्विक स्तर पर जो समझौते या संबंध है उनको स्थापित करना है, कई ऐसी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई। देखो यहाँ पर जो अफ्रीकी संघ है, क्या उसमें इसकी सदस्यता मिली है, मैंने कहा ना G20 मोस्ट है। मैं देखो पहले ही आपको एक तरीके से अलर्ट जारी कर रहा हूँ कि आप एक बार कृपया करके इस चीज़ को गूगल कर लें और इसके देशों का नाम आप लिखें, मैप में देखें, मैप भी देखें इसका, ठीक है, गूगल करें और G20 सदस्य मैप देखें, उससे एकदम एक पिक्चर शो होती है। मैंने भी इस पर क्लास ली है तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेटमेंट है, अफ्रीकी संघ विकासशील देशों का समूह है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। 79 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि दोनों बातें एकदम ठीक है। देखो अफ्रीका महाद्वीप खासतौर पर आप देखोगे विकासशील देशों का और अल्प अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री ही इसमें देखने के लिए मिलती हैं। 2-4 देशों को आप छोड़ दें, बेसिकली यहाँ पर आपको हीरे मिलेंगे, डायमंड, ठीक है, गोल्ड आपको मिलेगा, सिल्वर, विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको मिलती हैं, परंतु यहाँ के देश फिर भी गरीब होते हुए दिखाई देते हैं। पहला वाला भी एकदम ठीक है, दूसरा भी ठीक है। याद रखना ये G20 में क्या है, स्थायी सदस्यता प्राप्त कर लिया। और जो आपका अफ्रीका संघ है, ये आप देखोगे अफ्रीकन यूनियन ब्रिक्स में भी शामिल हो चुका है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका
आपको विजिबल क्वेश्चन हो रहा है? ओ माय गॉड, 1 सेकेंड। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर। ये कह रहे हैं कि भारत द्वारा व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट मोशम निम्नलिखित में से किसके साथ प्रारंभ किया गया? अब यहाँ पर प्रोजेक्ट मोशम पूछ लिया। ऑप्शन नंबर ए यूरोप, बी अफ्रीका और सी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया और डी में कह रहे हैं मध्य पूर्व एवं खाड़ी देश, मतलब कि पर्शियन गल्फ। बताइएगा 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो प्रोजेक्ट जो मौसम है, मौसम कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है क्या दक्षिण पूर्व से? बताइएगा। तो आप कहोगे दक्षिण और दक्षिण से आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व। बेसिकली मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है लेकिन आता दक्षिण से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट जो मौसम है, ये आप देखोगे व्यापारिक और संस्कृति कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो भी आपके इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्री हैं, जैसे आप देखोगे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ठीक है, जो ये छोटे छोटे कंट्री हैं, इनके साथ में अपनी संस्कृति कल्चर को और ज़्यादा विस्तार देने का प्रयास किया गया है। मोदी जी की जब विजिट यहाँ पर हुई थी तो उस समय कई बार मोदी जी ने यहाँ भारतीय कल्चर को और उन देशों के कल्चर को आप देखोगे बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक दिखाने का, ठीक है, इसको न्यूज़ बनाने का भी प्रयास किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 81 नंबर। भारतीय समाज में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जिनकी आयु 60 प्लस हो जाती है, मतलब कि 60 प्लस हो गई तो वो वरिष्ठ नागरिक में आ जाते हैं। पहला है, हालांकि इसकी डेफिनेशन यही है, कोई कहेगा सर वो पढ़ा लिखा रिटायर, नहीं महोदय, वरिष्ठ का मतलब है कि जो वृद्ध व्यक्ति हो गए हैं उनको वरिष्ठ के रूप में हम रखते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी भी इसके अंतर्गत आते हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, खासतौर पर 60 प्लस के। देखिए पहला है कि वर्तमान में भारत में वरिष्ठ नागरिकों हेतु कोई राष्ट्रीय नीति लागू नहीं है। नंबर 2, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं तो। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो प्यारे बच्चे, एक तरीके से ये बड़े सेंसिटिव आप देखोगे कैटेगरी के अंतर्गत इनको रखा गया है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों तो कोई, ये भारत में राष्ट्रीय नीति है। जैसे आपने देखा वृद्ध पेंशन योजना मिलती है, ठीक है, जो वृद्ध हो जाते हैं व्यक्ति उनको लेकर के, और ये कह रहे हैं कि माता पिता, नहीं महोदय ऐसा नहीं है। इसको लेकर के कई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जिसमें भारत सरकार लगातार, चाहे वो आपकी, ठीक है, राशन को रिलेटेड करके कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है, जिसमें मुफ्त में आपको अनाज उपलब्ध कराती है, तो दोनों गलत हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि आप देखोगे ना तो 1 नहीं 2। चलिए, और इनको लेकर के और भी स्कीम भारत सरकार समय समय पर लाती रहती है और लाने का प्रयास भी कर रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 मतलब कि 82 नंबर क्या है? चलिए देखते हैं क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन ये अधिनियम दे के रखा है और इधर आपके वर्ष दे के रखे हैं। देखिए ये पहले में कह रहे हैं बंधुआ श्रम अवस्था, मतलब कि उन्मूलन अधिनियम 1976। दूसरे में कह रहे हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तीसरे में कह रहे हैं असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2011। अब पूछा क्या है आपसे, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए पूछ क्या रहे हैं, ठीक है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उपयुक्त युगों में से कितने सुमेलित हैं। प्यारे बच्चे, ये एक तरीके से पेयर वाला क्वेश्चन है कि कितने सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका 83 नंबर। एकीकृत बाल संरक्षण योजना मतलब कि ICPS निम्नलिखित किस वर्ष लागू की गई थी? अब देखो ये किस वर्ष लागू की गई थी ये पूछा गया। ए 2005, बी 2009, सी 2011 और डी 2016। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 83 का आप देखोगे ये जो आपकी एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम थी, इसको लागू करने का जो प्रयास किया गया था, जैसे कि आप देखोगे लगातार जो आपका सेक्सुअल रेशियो था वो लगातार एक तरीके से गैप उसके अंदर बढ़ रहा था, तो उसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम को लाया गया और उसी में से एक स्कीम थी उसी समय की, ठीक है, समथिंग उसके आसपास के टाइम में, तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना को भी लाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2009। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए ये 2019 में ये क्वेश्चन आया है। यूपीएससी ने इसमें मेंस पे भी क्वेश्चन पूछा है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, जैसे वन नेशन वन बोर्ड, ठीक है, तो वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, हर चीज़ में वन वन वन, ठीक है। अब इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह योजना राशन कार्डों की
अंतरराज्यीय मतलब कि आप देखोगे पोर्टेबिलिटी के एक भाग के रूप में वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी। नंबर 2, यह योजना सतत विकास लक्ष्य 2 मतलब कि जीरो हंगर, देखो पहले में गरीबी है, दूसरे में भूखमरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 का समर्थन करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सी सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखो इसको जो स्टार्ट किया गया था, आप देखोगे तो पहला वाला इसमें सही है, ये 2019 में ही स्टार्ट किया गया था। वहीं आप देखोगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 है बच्चे, ये आपका जीरो हंगर से रिलेटेड है। क्या कर रहा है? जीरो हंगर, ठीक है, जीरो हंगर से इसको रिलेटेड रखा गया। तो यहां पर ध्यान में रखना है, दोनों बातें यहां पर क्या है आपकी सही हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 85 मतलब कि 85 नंबर। देखिए क्या है, सार्क फूड बैंक। अब ये बड़ा ही चर्चाओं में रहा है। अब आपसे पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, सिम्टम्स मिल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। शार्क फूड बैंक, कई बच्चे कंफ्यूज हैं, गारंटी के साथ कंफ्यूज है। सार्क फूड बैंक मतलब कि सार्क से रिलेटेड है। योजना हेतु समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया? 2007, बी 2009 और सी 2011, डी 2013। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए जो सार्क फूड बैंक थी, ये बच्चे आप देखोगे ये सार्क के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और 2007 में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये इंडेक्स विंडेक्स पर क्वेश्चन आते हैं, रटने वाले क्वेश्चन होते हैं। इनका कोई सारांश नहीं है महोदय, ये आपको रटना ही पड़ेगा कि 2023 में, 2024 में, 2025 में क्या था, क्या स्थान था, ठीक है। इसमें कोई नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझोगे, नहीं। हाँ ये जरूर समझ सकते हैं कि किसके द्वारा जारी की जाती है, क्यों की जाती है, तो ठीक है, परंतु नंबर क्या था ये तो रटने वाली चीज़ है, ठीक है। आइए देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। अभी देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स 2 इसी से रिलेटेड है। 23 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अब देखो भारत को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब भारत का स्थान बताइएगा, ए 86, बी 94, सी 103 और डी 111। 2023 से पूछ रहे हैं आपसे, बताइएगा राइट आंसर क्या है? देखो 111 महोदय, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों का 111 है बताइएगा कमेंट्स में, कमेंट्स करते चलिएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उस पर आपको कमेंट्स करना ही है, ठीक है। चलिए वैसे भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जैसे एक दीक्षा शर्मा और कई ऐसी गर्ल्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, वो बड़े ही अच्छे से मैंने देखा है कि क्वेश्चन का आंसर देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके आंसर देख करके जो मुझे रिप्लाई मिलता है, ठीक है। एक मोटिवेशन मिलता है कि ऑडियंस जो इस टेस्ट सीरीज को देख रही है, कई ऐसे हैं, मुझे अभी उनका नाम रिकॉल हुआ तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ, और भी कई हैं, जैसे अंजलि शर्मा हैं, एक अंजलि कुमारी हैं, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार देते रहते हैं। कई एक गोलू यादव करके हैं, वो भी बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, वो भी कंटिन्यू एकदम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और अच्छे कमेंट्स उनके देखने के लिए मिलते हैं। ये एक विद्यार्थी जो जागरूक हैं, अवेयर हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी में कंटिन्यूसली बनाए हुए हैं, तो और एक्साइटेड है वो पढ़ने के लिए, इसको जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भविष्य में वो IAS IPS या किसी ना किसी परीक्षा में वो सेलेक्ट जरूर होंगे, ठीक है। बच्चे ऐसी मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर क्या है, निम्नलिखित बीमारियों पर विचार कीजिए। अब कुछ बीमारियां आपको देके रखी हैं, जैसे डिप्थीरिया, दूसरे में कह रहे हैं काली खांसी, ये तो भाई सी में कह रहे हैं, तीसरे में जापानी इन्फ्लुएंजा, ये उत्तर प्रदेश में होने वाला सबसे ज़्यादा बुखार, ठीक है, और चौथे में कह रहे हैं खसरा। उपयुक्त में से कौन सी आप देखोगे टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष, देखो इंद्रधनुष 2 हैं, एक तो बीमारी से संबंधित है, ध्यान रखना, एक तो बीमारी से है और एक बैंक से भी रिलेटेड है, ठीक है। ये बैंक रिफॉर्म को और बीमारी को कंट्रोल करने के इंद्रधनुष के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं, 87 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आप देखोगे जो इंद्रधनुष के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें आप देखोगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसमें केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आइए, समय थोड़ा कम है बच्चे, थोड़ा फास्ट वे में मुझे ये चीज़ें लेनी हो रही हैं, ठीक है। देखिए आइए जान लेते हैं। आपको कहोगे सर कहाँ जाना है, बच्चे दूसरी क्लास का भी थोड़ा सा है तो उसको भी थोड़ा देखना है।
ये कह रहे हैं अन्नपूर्णा योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि ये अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो स्टेटमेंट है। पहला, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। नंबर 2, यह योजना 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे लोगों को सम्मिलित करती है जो राष्ट्रीय वृद्ध व्यवस्था पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। ठीक है, बताइएगा। देखिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखो, पहला है कि यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई थी। बात एकदम सही है। सॉरी, 2000 में, 2008 नहीं, 2000 में। दूसरा भी सही है कि यह योजना 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे लोगों को सम्मिलित करती है जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था, बिल्कुल यही, ये आप देखोगे इससे लाभ से वंचित हैं, तो उनको क्या करना है, इसमें लाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर सी, मतलब कि दोनों राइट आंसर इसके हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। क्वेश्चन है आपका 89 नंबर। ये कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति, मतलब कि आप देखोगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको कहते हैं, ठीक है। अब 2020 के बारे में पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि इसके संदर्भ में भाषाई विविधता संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा और क्षेत्र भाषा को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। नंबर 2, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान की स्थापना की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 2, डी ना तो 1 नहीं 2। इस पे तो मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारे बच्चे इसका राइट आंसर मुझे क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो क्या करेंगे, क्योंकि सबने पढ़ी है, 2020 में आई थी, मोदी जी लेकर के आए हैं। सभी को आपको पता है, क्लास से 0 से 5 तक, फिर 5 से 8 तक फिर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं वो सभी जानते हैं। तो इसके ऊपर भी लगातार क्वेश्चन आप देखोगे टेस्ट में भी आता रहता है और यूपीएससी भी इस पर क्वेश्चन पूछती रहती है। जैसे मेंस में क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। आइए, क्वेश्चन आपका 90 नंबर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, मतलब कि एनटीए के गठन को मंजूरी कब प्रदान की गई थी? ये क्यों चर्चाओं में रहा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी? क्योंकि लगातार भारत में 2023 में इतने एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतने लीक हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। हर एक स्टेट में लगभग भारत के एग्जाम लीक हुआ है, यहाँ तक कि नीट की परीक्षा तक लीक हुई है। जरा समझिएगा, एक भावी जो डॉक्टर्स बनेंगे देश के अंदर, वह भी परीक्षा लीक हुई है भारत के अंदर, बहुत ही विडंबना। तो उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन, क्योंकि उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए 2015, बी 2017, सी 2019 और डी 2021। वीडियो को पोस्ट करें, बताने का प्रयास करें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर दें। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई गई थी, ये 2017 में बच्चे बनाई गई थी। तत्कालीन सरकार ही इसको लेकर के आई थी, जो अभी वर्तमान में है, ठीक है, उसके द्वारा ही इसको लाने का प्रावधान किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये परीक्षाओं में जो नकल है या फिर इस तरीके से भ्रष्टाचार, करप्शन है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है, कई ऐसी स्थानीय गवर्नमेंटों ने, ठीक है, और नेशनल सरकार ने भी कई ऐसे कानून पारित किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर शिक्षा संबंधी सुधार है और वर्ष दे के रखे हैं, ठीक है। जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार 2008, ये तो गलत है, 2000 कहाँ से आ गया, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, और तीसरे में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2011। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर, देखो पहला गलत है, ये 2009 में लाया गया था, परंतु 2010 में इसको लागू किया गया था, ठीक है, तो पहला गलत है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है, ये 2009 में ये भी आया था, परंतु 2010 में, ये गलत है। तीसरा, इसमें दूसरा सही हो जाएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर ए हो जाना चाहिए। बाकी का आप भी कमेंट्स करिएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 92। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। पहला, इसके अंतर्गत युवाओं हेतु प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं यह नीति 18 से 30 आयु वर्ग के युवाओं हेतु लक्षित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 92 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर जो है नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है,
लाई है और प्रधानमंत्री के द्वारा भी एक स्कीम 2015 में लाई गई थी, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए तो देखो, पहला, इसके अंतर्गत युवाओं हेतु प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, ये बात एकदम सही है। वहीं अगर हम देखें इसमें दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि 18 से 30 वर्ष, नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। इसमें खासतौर पर इसमें 18 से 30 वर्ष नहीं है, इसमें लगभग, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 15 से लगभग 25 वर्ष तक इसके, आई थिंक, बताइएगा मुझे, लेकिन इसका ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। और लगातार आप देखोगे चर्चाओं में ये देखने के लिए मिलता है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है झारखंड, पांचवा है उड़ीसा। उपयुक्त में से कितने, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार आप देखोगे राष्ट्रीय प्रजनन क्षमता वाले प्रतिस्थापना दर से ऊपर है, ठीक है। जो प्रजनन दर है वो कितनी है, आप देखोगे 2.2 के आसपास है, ठीक है। अभी को 2023-24 में, सॉरी 23-24 में अगर आप देखोगे तो 2023-24 में इतनी आपको दर देखने के लिए मिलेगी। पहला है केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 और डी सभी 5। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया। देखो जो ऊपर है, पहला है आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है और इन सब के अलावा मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसमें 3 है। झारखंड भी इतना नहीं है, उड़ीसा भी थोड़ा है, लेकिन इसमें 3 मोस्ट है, तो इसमें राइट आंसर ए बी हो जाएगा, ठीक है। केवल 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 94, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, मतलब कि आप देखोगे नेफेड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1958, बी 1963, सी 1978 और डी 1987। इसका आंसर बच्चे आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। मतलब कि जो आपकी राष्ट्रीय सहकारी, ठीक है, विपणन संघ जो आपकी नेफेड है, आर्टिकल 43 का भी सहकारी संघवाद की बात करता है और इन सब के अलावा संविधान का आर्टिकल 19 का 1 और क्लोज ए, उसमें भी आप देखोगे सहकारी संघवाद की बात की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका 95 नंबर। क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक का अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभिन्न हितधारकों की जवाबदेही संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2013, बी 2016, सी 2019 और डी 2022। ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की बात की जा रही है और प्लास्टिक कचरा लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2022 में इसको लाया गया, हालांकि 2016 में भी इसको लाया गया था, परंतु वो उसका फिल्ट्रेशन करना था, मतलब कि अलग करना था। लेकिन खासतौर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के लगातार आप देखोगे जैसे 120 माइक्रोन, ठीक है, एमएम की जो प्लास्टिक है उसकी बात की जा रही है। कई तरीके से आप देखोगे सरकार इसको रोकने का प्रयास कर रही है। रिसाइकल 3R का कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं, 3R का कॉन्सेप्ट, रिकवर, रिड्यूस, रिसाइकल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है इसमें 96। ये कह रहे हैं क्रय प्रबंधक सूचक, मतलब कि आपका पीएमआई से संबंधित, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, पीएमआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधि का संकेतक है। नंबर 2, इस सूचकांक का उच्च मान बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर है जो आपकी परचेजिंग पावर पेरेंट्स, देखो इसमें अगर हम देखें भारत के स्थान की बात कर लें तो तीसरे नंबर पर है। भारत क्या में नंबर पर है, तीसरे। और वैसे अगर वैश्विक स्तर पर बड़ी इकोनॉमी में देखें तो 5वीं है। किससे आगे निकली है, ब्रिटेन से आगे निकली है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट हैं, इनको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब उसी के ऊपर पूछा गया, पहला है यह विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को व्यवसायिक गतिविधियों का संकेतक है, बिल्कुल सही बात है। वहीं इस सूचकांक का उच्चतम मान बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाता है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 97, न्यू ग्रेट गेम। अब देखो बच्चे ये एक शब्द है, बड़ा ही अच्छा शब्द है। न्यू ग्रेट गेम का उल्लेख प्राय किसके संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण चीन सागर, बी अफ्रीका, सी मध्य एशिया और डी दक्षिण एशिया।
वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 97। आइए देखो, न्यू जो आपका ग्रेट गेम है ये मध्य एशिया से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 98 4 पर 1000 पहल, मतलब कि आप देखोगे 4 पर 1000 पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पहले करवा दिया है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, तो इसका आंसर तो आप देखोगे आपसे कमेंट में बनता ही है बच्चे, ठीक है। तो आप इसका आंसर तो कमेंट्स करेंगे ही, ठीक है। तो पहला है ए कार्बन कृषि, बी परमाणु अप्रसार और सी मुक्त व्यापार और डी स्वास्थ्य सूचकांक। बताइएगा 98 का राइट आंसर क्या होगा। मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, मुझे रिकॉल हो रहा है, मैंने ये क्वेश्चन करवाया है और कोई से ना कोई से टेस्ट में मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। चाहे वो टेस्ट सीरीज का पहला हो, ये जो आपका मैगजीन वेस है, ठीक है, और चाहे इस टेस्ट में तो नहीं, इससे पहले टेस्ट में करा दिया है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, 100% करवाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका बताइएगा राइट आंसर। 99 मतलब कि 99 नंबर। देखिए क्या है, भारतीय हथकरघा उत्पादों को निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड नाम प्रदान किया गया है। मतलब कि जो आप देखोगे वन नेशन और वन प्रोडक्शन की बात की जा रही है, इन सब के अलावा जो आपके हथकरघा उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार आप देखोगे लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रही है, तो उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। ए भारत हस्तपट, बी इंडिया हैंडलूम, सी खादी इंडिया और डी होजरी इंडिया। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि हैंडलूम, इसको क्या है आप देखोगे ब्रांड नाम दिया जाता है, जो कि हाथ से कोई उत्पाद करते हैं छोटे एमएसएमई सेक्टर में, ठीक है। अपने घरों में कोई चीज़ मान लीजिए बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, लकड़ी के कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, तो उनको जो नाम दिया जाता है उनको इंडिया हैंडलूम के नाम से ब्रांड उनकी बनाई जाती है। चलिए आज की क्लास का महोदय लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। दूसरे में कह रहे हैं भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1958 में घोषित की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। क्वेश्चन नंबर 100 का भी आंसर क्या करना है आपको, ठीक है, इसका भी क्या करना है आपको, इसका राइट आंसर बच्चे क्या करना है। वन सेकेंड थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो इस 100 नंबर का भी क्या करना है बच्चे, आपको राइट आंसर क्या करना है आपको कमेंट्स में देना है। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक पे, ठीक है, अगले टेस्ट के पार्ट पर। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।